यस, सो पीडी गुरुकुल के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस जहां पर हम लोग बेसिकली बात करते हैं, रोज के करंट अफेयर्स हम आपके सामने लेकर आते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब बताते हैं। आज के टॉपिक्स करंट अफेयर्स के हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज करंट अफेयर में जो हम देखने वाले हैं वो है इंडिया और सेंट्रल एशिया का बेसिकली डायलॉग। इंडिया और सेंट्रल एशिया का डायलॉग, चौथा भारत और सेंट्रल एशिया के बीच डायलॉग हुआ। क्या हुआ उसमें, सेंट्रल एशिया क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज सेंट्रल एशिया के अंदर आती हैं, सारी बातें हम लोग इस करंट अफेयर के अंदर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे G7 समिट। G7 समिट हुई और उस समिट के अंदर क्या क्या हुआ, मोदी जी गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब बातें हम लोग करेंगे। फिर एक नई ऐप बनाई गई है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक नई ऐप बनाई गई है। क्यों बनाई गई है ऐप, इसका क्या फायदा है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग एक फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, एक फंजाई जिसका नाम है फ्यूसारियम ग्रामिनियरम। ये फंजाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या है इसका काम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली फंजाई वगैरह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफी सवाल पूछे जाने लगे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में एक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर देता है ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये 5 करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी देखने वाले हैं कौन कौन से सवाल इन करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया का डायलॉग। इंडिया और सेंट्रल एशिया का डायलॉग, फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं। तो भाई हुआ ये कि भारत और सेंट्रल एशिया के बीच चौथा डायलॉग नई दिल्ली में हुआ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस जयशंकर। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई, भारत और सेंट्रल एशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की। देखिए मैं आपको पहले चीज बता देता हूं कि ये बेसिकली है क्या, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है क्या, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग कुछ नहीं है। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज आप लोगों को पता होंगी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब जो है सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं। इन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं एक जगह पर। इस मीटिंग को बोला जाता है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। ठीक है, ये एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए, इंडिया और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो भारत और सेंट्रल एशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स चौथी बार मिले, है ना। और क्या क्या बातें हुई, क्या भारत का सेंट्रल एशिया के साथ वास्ता है, ताल्लुक है, क्या फायदा हो सकता है, सेंट्रल एशिया भारत को कैसे फायदा कर सकता है, भारत सेंट्रल एशिया को कैसे फायदा कर सकता है, ये सारी बातें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम भारत और सेंट्रल एशिया के बीच के रिलेशंस में क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक तरीके से यहां पर मैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसका जिक्र कर दूंगा। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका वो वाला टॉपिक भी कवर पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्रीज है, तो सेंट्रल इस डायलॉग के अंदर इंडिया है ऑब्वियसली, और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है। कौन कौन सी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एक साथ मिलकर बातें करते हैं। किस चीज के ऊपर बातें करते हैं, कोऑपरेशन। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, भारत और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर, एनर्जी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, हेल्थ के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर और ट्रेड के अंदर। इस बार जो डायलॉग हुआ, इस बार जो मीटिंग हुई, उसमें क्या क्या मेजर आउटकम्स थे उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मेजर आउटकम्स क्या थे, मेजर आउटकम्स जो थे वो बेसिकली थे कि एक दूसरे के साथ काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन किया जाएगा। मतलब उस मीटिंग के अंदर पहलगाम में जो अटैक हुआ था, कश्मीर में जो भारत के सिविलियंस के ऊपर टेररिस्ट का अटैक हुआ था, उसको कंडेम किया गया, उसकी निंदा करी गई। ठीक है, और इस मीटिंग के ऊपर फोकस किया गया कि यूनाइटेड नेशंस की जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसको जल्दी से जल्दी अपनाया जाए। यानी यूनाइटेड नेशंस के जो टेररिज्म को लेके बातें हैं उनको अपनाया जाए, ये इस मीटिंग के अंदर बात
करी गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या क्या इस मीटिंग के अंदर बातें हुई। इस मीटिंग के अंदर बातें हुई रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। बेसिकली क्या है, रेयर मिनरल्स, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं इनका एक्सप्लोरेशन, इनको ढूंढा जाए। दोनों ग्रुप्स मिलके, भारत और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज इनको ढूंढें, इनके ऊपर इनको एक्सप्लोर करें, ठीक है। इसके ऊपर बात करी गई। एक दूसरे को कनेक्टिविटी के ऊपर बात करी गई कि भारत और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, और कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ट्रेड भी बढ़ेगा। ट्रेड जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर भी बात करी गई। फोकस किया गया आईएनएसटीसी के ऑप्टिमम यूज पर। आईएनएसटीसी क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ टू साउथ ट्रेड कॉरिडोर या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आईएनएसटीसी जो है बेसिकली उसके ऊपर फोकस किया गया कि इसका हम यूज करें और छाबाहार पोर्ट का हम यूज करें, जिससे क्या हो, जिससे बेसिकली एक दूसरे के बीच ट्रेड बढ़े, व्यापार जो है वो बढ़े। डिजिटल इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, एक दूसरे को हम लोग डिजिटल पेमेंट्स वगैरह में सपोर्ट करें। आपको पता ही होगा इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल चुका है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आपको पता ही होगा। तो भारत वो टेक्नोलॉजी उनको दे और एक दूसरे के साथ इस तरीके से डिजिटल इंटीग्रेशन भी किया जाए, ठीक है। ये सारे बातें डायलॉग्स के अंदर करी गई। और किस किस की चीज के ऊपर फोकस किया गया, एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हम एक दूसरे के साथ एनर्जी का कोऑपरेशन करें, एनर्जी हमारे पास जो है हम उनको दें, उनके पास जो है हम उनसे लें। हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, ठीक है। सेंट्रल एशिया इंडिया के ग्लोबल रोल में भारत को सपोर्ट करे। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहता है, सेंट्रल एशिया उसमें सपोर्ट करे। इन सब चीजों के ऊपर जो है वो बातें करी गई, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं भारत और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस के बीच में। सबसे मेजर चैलेंज है वो है ज्योग्राफिकल डिस्कनेक्ट। होता ही है कि हमको अगर सेंट्रल एशिया जाना होता है तो पाकिस्तान क्रॉस करके जाना होता है, पर पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है। तो लैक ऑफ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर्स, लैंड के थ्रू जाना थोड़ा सा मुश्किल है सेंट्रल एशिया में, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बेसिकली इस एरिया में बहुत ज्यादा डोमिनेंस रखा हुआ है। इससे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी प्रॉब्लम हो रही है और भारत को भी प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा, इनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर आपको पता ही होगा तालिबान का रूल आ चुका है, तो इस पूरे रीजन के अंदर, सेंट्रल एशिया रीजन के अंदर वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लो ट्रेड। भारत और सेंट्रल एशिया के बीच सिर्फ और सिर्फ $2 बिलियन का ही ट्रेड होता है, जो कि बहुत कम ट्रेड है। $2 बिलियन का ट्रेड है, जो कि बहुत कम ट्रेड है। इसके साथ साथ लैंग्वेज एंड ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स हैं ही। ये सारे बैरियर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भारत और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, प्रॉब्लमैटिक बनाते हैं, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड है कि ट्रेड बढ़ाया जाए, इस कॉरिडोर को यूज किया जाए, छाबार पोर्ट को यूज किया जाए और ट्रेड जो है बेसिकली बढ़ाया जाए, फाइनेंशियल रिलेशंस बढ़ाए जाएं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बढ़ाए जाएं। अगर ये सब चीजें होती हैं तो रिलेशंस डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते हैं। और इसके साथ साथ वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड है अगेन मिनरल्स का एक्सचेंज किया जाए, एकेडमिक एक्सचेंज किया जाए, भारत के बच्चे वहां पर जाएं, वहां के बच्चे यहां पर आए, ठीक है। डिजिटल डिप्लोमेसी, डिजिटल जो है वो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उनको दें, वहां से अगर कुछ ले सकते हैं लें। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो भारत और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। पीडी गुरुकुल अहमदाबाद और पीडी गुरुकुल गांधीनगर के अंदर न्यू बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। इवन पीडी गुरुकुल वडोदरा में भी न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे लिखकर वहां पर अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी के भी न्यू बैचेस एंड जीपीएससी के भी न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। डेमो सेशंस भी आप वहां पर ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली 52nd G7 समिट। 52nd G7 समिट, एक G7 समिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली हुई, क्या है ये G7 समिट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि G7 7 देशों का ग्रुप है, वो जान लीजिए। और उसको जानने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस समिट के अंदर क्या था। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं
कि G7 क्या है। तो 7 देशों का ग्रुप है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और कनाडा। कनाडा ने बाद में ज्वाइन किया। पहले 6 देशों ने मिलकर अपना G6 ग्रुप बनाया था, ठीक है, जिसको बनाया था 1975 में। कनाडा ने बाद में इसको ज्वाइन किया 1976 में। याद रखना, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। एग्जामिनेशन में कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि इंडिया इनमें से कौन सी ग्रुपिंग्स का मेंबर है। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। G7 के मेंबर्स कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। करंट मेंबर्स ये है। करंट मेंबर्स जो मैंने आपको बताए, करंट मेंबर्स मैंने आपको बताए, ये करंट मेंबर्स हैं। और इसके साथ साथ जो आपको जानना है वो जानना है कि हुआ क्या। हुआ ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 की समिट को अटेंड किया। अब आप लोग सोचेंगे कि G7 का इंडिया मेंबर नहीं है तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसको कैसे अटेंड किया, तो मैं आपको बता देता हूं। G7 जो है, यानी कि ये 7 देशों का ग्रुप जो है, ये कुछ कंट्रीज को इनवाइट करता है। तो भारत को इनवाइट किया गया, लगातार 2019 से भारत को इनवाइट किया जा रहा है और लगातार भारत जो है इन ग्रुपिंग्स को, बेसिकली इस मीटिंग्स को अटेंड करता है। भारत के प्रधानमंत्री अटेंड करते हैं। तो इंडिया हैज अटेंडेड द G7 एज अ स्पेशल इनवाइटी सिंस 2019, ठीक है। क्या है ये G7? G7 जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 अलग अलग देशों का, वर्ल्ड की 7 रिचेस्ट डेमोक्रेसीज का जो है वो ग्रुप है। और यहां पर शुरुआत करते हैं, चर्चा होती है इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की। ये 7 देश मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं और बेसिकली बात होती है इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की, ठीक है। इसका कोई सेक्रेटरिएट नहीं है। शुरू में, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में सिर्फ 6 कंट्रीज थी और बाद में कनाडा ने ज्वाइन किया तो उसको G7 हो गया ये, ठीक है। और G7 शुरू में बना क्यों था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1970s में हुआ था ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। पूरे विश्व के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, पूरे विश्व के अंदर तेल की कमी हो गई थी, तेल की, ठीक है, ऑयल क्राइसिस हो गई थी। हुआ ये कि ऑयल क्राइसिस होने के बाद ये 6 कंट्रीज ने मिलकर शुरू में ग्रुप बनाया था, 7वां कनाडा ज्वाइन हो गया था बाद में, ठीक है। उसके बाद 1980s में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, यानी कि ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल जो कंसर्न्स थे, जो चैलेंजेस थे, उनके ऊपर भी चर्चा होने लगी इस ग्रुपिंग्स के अंदर, ठीक है। ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर होने लगी और 2000 के बाद से कुछ नए मुद्दे वर्ल्ड में आ गए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनके ऊपर चर्चा होने लगी G7 ग्रुपिंग्स के अंदर, G7 की कंट्रीज के अंदर, ठीक है। सो मेन फंक्शंस क्या हैं G7 के, की फंक्शंस क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करो, एक दूसरे की मदद करो। 7 के 7 देश जो है वो एक दूसरे की मदद करेंगे, अलग अलग कंट्री, अलग अलग सेक्टर्स में, सिक्योरिटी में, टेररिज्म के अंदर, क्लाइमेट चेंज, इन सब में जो है वो मदद किया जाएगा। और 7 के 7 देश एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और 7 के 7 देश ना सिर्फ एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे बल्कि दूसरे देशों को भी, जैसे इंडिया G7 ग्रुपिंग्स की, G7 की मीटिंग्स अटेंड करता है, तो इंडिया भी जो है बेसिकली वहां पे उनसे सपोर्ट ले सकता है, इसलिए मीटिंग अटेंड की भी जाती है, ठीक है। तो वहां से सपोर्ट ले सकता है। तो ये था 52nd G7 समिट, 52nd G7 समिट। और अब हम एक और नए करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहते हैं या डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियोस और पीडीएफ चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्वेश्चंस भी देते हैं हम इन करंट अफेयर्स के ऊपर, वहां पर सॉल्यूशंस भी देते हैं। इसके साथ साथ वहां पर बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं और नया करंट अफेयर है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। एक नई ऐप बनाई गई है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। एक नई ऐप बनाई गई है। किसने बनाई है, क्यों बनाई है? इंडिया में ऐप्स की कमी तो है नहीं, जाओ प्ले स्टोर पे जाओ, लाखों ऐप्स पड़ी हुई हैं, पर एक नई ऐप बनाई गई है। आपके लिए नहीं बनाई गई है, बनाई गई है पार्लियामेंट के लोगों के लिए। किसने बनाई है, क्यों बनाई है, सब चर्चा करते हैं। बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और सपोर्ट किया है इसको भाषिनी ने। भाषिनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेटर है जो कि इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू ऑल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करता है,
ठीक है। और इस ऐप को अप्रूव किया गया था पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा 2020 में, और लगभग 674 करोड़ रुपए का खर्चा आया है इस ऐप को बनाने में। सोचिए ऐप को बनाने में कितना बड़ा खर्चा आया है। हिंदुस्तान की सरकार के अंदर छोटी से छोटी चीज पे खर्चा बड़ा हो ही जाता है, ठीक है। 674 करोड़ का खर्चा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये ऐप क्यों बनाई गई। नेवा, एम क्या है भाई, एम क्या है? इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है पार्लियामेंट के अंदर होने वाली सभी चीजों को डिजिटलाइज करना, यानी कि कानून बनाए जाएंगे, मोशंस, बिल्स, जितनी भी चीजें पार्लियामेंट के अंदर होती हैं सब कुछ पेपरलेस कर दो। सबके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में ऐप होगी और पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास इस ऐप का एक्सेस होगा। सब मोबाइल में पढ़ो, पेपरलेस कर दो, पेपरलेस, पेपर की जरूरत ही ना पड़े। पेपर बचाओ पर्यावरण बचाओ सुना होगा तुम लोगों ने। पेपरलेस चीजें जो है वो कर दी जाएंगी, चाहे वो स्पीचेस हो गई, चाहे बिल्स हो गए, चाहे एजेंडा हो गया, सब कुछ इस ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। 674 करोड़ की ऐप है, फायदा उठाएं पार्लियामेंट के लोग। इसके साथ साथ क्या होगा, भाषिनी, जो कि मैंने आपको बताया एआई पावर्ड जो है भाषिनी, उसके साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ इंटीग्रेशन करने के बाद कि भाई एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट कर दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये ऐप बिल्कुल सिक्योर है, मल्टीलेयर सिक्योरिटी है इस ऐप के अंदर, ठीक है। तो मल्टीलेयर सिक्योरिटी है, बहुत सिक्योर्ड ऐप जो है वो है ये। तो ये है बेसिकली भाषिनी। भाषिनी जो है उसके अंदर एक चीज और भी है कि भाई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हैं, ठीक है। ट्रेनिंग एमएलएज एमपीज को ट्रेनिंग दे दी जाए कि ऐप को यूज कैसे करना है, तो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी इस ऐप के अंदर इंक्लूडेड है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और नए करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा में नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं या कहीं या होने वाले भी हैं, यूपीएससी के भी और जीपीएससी के भी। तो आप लोग नीचे दिए हुए नंबर पर फोन कर नए बैचेस के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी वहां पर ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। वहां पर आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नया करंट अफेयर, और वो करंट अफेयर है एक फंगस के बारे में, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक फंजाई के बारे में एक नया करंट अफेयर, और नाम है उस फंजाई का फुजेरियम ग्रामिनियरम, ठीक है। नाम याद रखने का थोड़ा सा वो है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पूरा पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इस तरीके के टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये एक फंजाई है, ये क्या है, एक फंजाई है। फंजाई जो क्या करती है, जो इन्फेक्शन करती है। किसमें इन्फेक्शन करती है, क्रॉप्स में, व्हीट, मेज, बार्ली, इस तरीके की क्रॉप्स में इन्फेक्शन करती है। ये एक फंजाई है, फुजेरियम ग्रामिनियरम, ठीक है। तो बेसिकली ये एक फंजाई है। ये क्यों आजकल न्यूज में चल रही है, 2 चाइनीज रिसर्चर्स को अरेस्ट किया गया है यूएस के अंदर इस फंजाई की स्मगलिंग करते हुए। इस फंजाई की स्मगलिंग करते हुए, ये फंजाई स्मगलिंग की जाती है। क्यों की जाती है, बहुत सिंपल सी बात है, ये फंजाई इन क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है। और सोचिए अगर वाइड लेवल पर क्रॉप्स का नुकसान कर दिया जाए इस फंजाई की वजह से, तो देश में खाना कम प्रोड्यूस होगा। खाना कम प्रोड्यूस होगा तो देश में फूड सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। और इस तरीके के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एग्रो टेररिज्म। याद रखिएगा, आतंकवाद जो है वो सिर्फ बंदूकों से नहीं होता, आतंकवाद के अलग अलग तरीके हैं। और एक तरीका ये भी है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हमला कर दो, देश की क्रॉप्स के ऊपर हमला कर दो, जिससे पूरी की पूरी क्रॉप्स तबाह हो जाएं। और क्रॉप्स अगर तबाह हो जाएंगी तो देश में खाना ही नहीं होगा, खाना ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यूएस के अंदर 2 चाइनीज रिसर्चर्स को गिरफ्तार किया गया है इस फंजाई के साथ। और क्या क्या है और देखते हैं। सो बेसिकली क्या है ये फंजाई, ये फंजाई जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फंजाई क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है।
इस फंजाई, ये फंजाई पूरी तरीके से बैंड नहीं है, रिसर्च के लिए तो ऑब्वियसली बैंड नहीं है, रिसर्च की जा सकती है, लेकिन हाईली रेगुलेटेड है। यूएस के अंदर बायोसिक्योरिटी लॉज, यूएस के अंदर बायोसिक्योरिटी लॉज जो हैं उनके अंदर इस फंजाई का यूज बहुत रेगुलेटेड है। हर कोई इस फंजाई को लेकर नहीं घूम सकता, एक आम आदमी इस फंजाई को लेकर नहीं घूम सकता, सिर्फ रिसर्चर्स घूम सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या है चीज, और पढ़ते हैं हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति इस फंजाई से इन्फेक्टेड क्रॉप्स को खा लेगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस फंजाई ने वीट को इन्फेक्ट कर दिया, गेहूं को इन्फेक्ट कर दिया, और आपने वो गेहूं खा लिया, तो आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा, डायरिया होगा, और आप मर भी सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए, एग्रो टेररिज्म, एग्रो टेररिज्म यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करो। एग्रो टेररिज्म क्या होता है, फंजाई, टॉक्सिन्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करो और देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रहार करो। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या करो, प्रहार करो। इसको बोलते हैं एग्रो टेररिज्म। ठीक है, तो ये था बेसिकली एक करंट अफेयर फुजेरियम ग्रामिनेरियम के बारे में, फुजेरियम ग्रामिनेरियम के बारे में। ठीक है, ये रेगुलेट की जा रही है यूएस के, मैंने आपको बताया यूएस के द्वारा रेगुलेट की जा रही है फंजाई। एग्जाम में सवाल क्या आ सकता है, एग्जाम में इसका नाम आ सकता है और पूछ सकते हैं क्या है ये क्या है। तो एक फंजाई है जो कि एग्रो टेररिज्म के लिए यूज की जा सकती है। ठीक है, चलिए फिर हम एक और नए करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, और फिर से मैं आपको बता देता हूं, नीचे दिए टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप वहां पर ले सकते हैं। तो एक और नए करंट अफेयर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और ये करंट अफेयर है एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। क्या है ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, तो भाई समझते हैं हम लोग क्या है ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि हाई टेम्परेचर पे ग्रो होता है। समझिएगा, जनरली बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं, पर ये बैक्टीरिया उल्टा है। ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे 45 डिग्री से लेकर 70 डिग्री इस टेम्परेचर पे ग्रो होता है। ये थर्मोफाइल्स, ठीक है, ये बेसिकली हीट लवर्स होते हैं, गर्मी से प्यार है। ठीक है, 45 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ये थ्राइव करते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, थ्राइव करते हैं, फ्लरिश करते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर पे फ्लरिश कर रहे हैं। ठीक है, और न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि इंडिया के वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी है राजगीर बिहार में। बिहार में ये बेसिकली डिस्कवर हुआ है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। आपको बता दिया मैंने थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, हीट लवर बैक्टीरिया जो कि ज्यादा गर्मी के अंदर फ्लरिश करता है। ये हीट टॉलरेंट होता है, मैंने आपको बताया हीट टॉलरेंट होता है, हीट स्टेबल एंजाइम्स निकालता है। ज्यादा गर्मी होने पर ये बैक्टीरिया एंजाइम्स निकालता है, जिसके कारण हीट स्टेबल एंजाइम्स होते हैं वो, जिसके कारण ये बचा रहता है, मरता नहीं है बैक्टीरिया। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेल मेम्ब्रेन होती है, हाई हीट पर और स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो मरता नहीं है, हाई हीट में सस्टेन कर जाता है ये। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत यूनिक होता है, इस तरीके के बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म बहुत यूनिक होता है। ठीक है, सल्फर, आयरन, इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है। ठीक है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म भी बड़ा इसका जो है वो यूनिक होता है। कुछ थर्मोफाइल्स या कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, थर्मस एक्वाटिकस एंड एक्टिनोबैक्टीरिया, ये बेसिकली कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जाम में सवाल इनके नाम से पूछे जा सकते हैं कि भैया क्या है। फॉर एग्जांपल तुमको ये दे दिया थर्मस एक्वाटिकस, ये क्या है, तो ये है थर्मोफाइल बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीट स्टेबल एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की है कि एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है, ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली
एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, जिससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो अब तक ट्रीटेबल नहीं थी वो ट्रीट हो सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स। ये एक बीमारी होती है जिसके ऊपर दवाई का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, ये एक बीमारी है जिसके ऊपर दवाई का कोई असर नहीं होता है, ड्रग रेजिस्टेंट बीमारी है ये। पर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है। कौन सी एंटीबायोटिक्स? जैसे कि डाइथाइल फिथलेट, इस तरीके के एंटीबायोटिक्स यूज करके इस बीमारी को ट्रीट कर सकता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर इसके बहुत सारे यूज हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा के अंदर नए बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर्स दिए हुए हैं, वहां पर आप बात कर सकते हैं और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जीपीएससी यूपीएससी के न्यू बैचेस वहां पर दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।